वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 5 सैलरी 1 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। व्हाट इज पेंशन? पेंशन क्या होता है? पेंशन का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको जो मंथली बेसिस पर जो पेमेंट मिलती है हम उसको पेंशन कहते हैं। पेंशन जो आपको मंथली बेसिस पे मिल रही है उसका टैक्सेशन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ही होता है। पर यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है जिसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं, उसका टैक्सेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत होता है, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है। नेक्स्ट इज कि पेंशन के दो टाइप होते हैं। जो मैंने आपको पीछे पेंशन बताया था जो मंथली बेसिस पे एक एम्प्लॉय को मिलती है उसे हम अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा टाइप है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कि आप कुछ पोर्शन जो आपको मंथली पेंशन मिलने वाली थी आप उस कुछ पोर्शन को लमसम ले लेते हैं। लमसम का मतलब यह है कि आप एक साथ जो पेंशन ले लेते हैं उसे हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से बताऊं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 40% तक अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवा सकते हैं। मतलब जो भी पेंशन उन्हें मंथली बेसिस पे मिलने वाली थी वो लमसम उसको ले लेते हैं, उसको हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सेशन का अलग अलग तरीका है। यदि आपको कम्यूटेड पेंशन मिलती है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कम्यूटेड पेंशन मिलती है आपको, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आप सरकारी नहीं हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिलती है, पर पूरी नहीं मिलती, पार्टली मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट इज अनकम्यूटेड पेंशन का टैक्सेशन क्या होता है? इसका टैक्सेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपकी सैलरी का होता है। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो आपको मंथली पेंशन मिलती है उसका टैक्सेशन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कम्यूटेड पेंशन का मैंने मतलब बताया था, जो लमसम पेंशन है, जो आपको मंथली पेंशन मिल सकती थी, आप उसको एक साथ ले लेते हैं, उसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कम्यूटेड पेंशन पे कोई टैक्स नहीं देना, पर यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको इस पे टैक्सेशन देना पड़ेगा, जो कि इस बात पे बेस करता है कि आपको ग्रेचुटी का फायदा मिला है या नहीं मिला। ठीक है। क्या आप ग्रेचुटी के अंतर्गत आते हैं या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, उसका कैलकुलेशन अलग अलग है। ठीक है। पहले हम वो देखते हैं। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कम्यूटेड पेंशन लेते हैं और आप ग्रेचुटी द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, तो आपको एग्जम्पशन का कैलकुलेशन कैसे करना होगा? स्टेप वन ये है कि सबसे पहले जो आपको कम्यूटेड पेंशन मिलनी है उसकी आपको फुल वैल्यू निकालनी है। अगर आपको यहाँ स्टेप समझ नहीं आएंगे तो आगे एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर से बताती हूँ। स्टेप 1 ये है जो आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है उसकी हम फुल वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 2 ये है जो स्टेप 1 में आपने निकाला है उसका 1/3 निकालना है। स्टेप 3 ये बोलता है जो आपको एक्चुअल में कम्यूटेड पेंशन मिली है आप माइनस करेंगे उसमें स्टेप 2 का जो आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कम्यूटेड पेंशन लेते हैं पर आप ग्रेचुटी नहीं मिलती या फिर आप जो द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आते हो, तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन जैसा कि आपने रिसीव ग्रेचुटी में भी देखा। स्टेप 2 ये है कि आपको स्टेप 1 का हाफ निकालना है। ठीक है, 1/2। देन स्टेप 3 इज जो आपको एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन मिलती है उसमें से आप माइनस करोगे उस आंसर को जो आप स्टेप 2 से निकालोगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर आर जो है रिटायर्ड हुए हैं, उनको 5,000 रुपए पर महीना पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के दौरान उनको 75% उन्होंने अपनी पेंशन कम्यूटेड करवा ली थी। कम्यूटेड करवा ली थी मतलब कि लमसम में ले ली थी, जो कि थी 1,40,000। 1,40,000 उन्होंने अपनी कम्यूटेड पेंशन करवा ली थी। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यदि आपको ग्रेचुटी रिसीव होती है और सेकंड केस है यदि आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती। पहला केस देखते हैं कि आपको ग्रेचुटी रिसीव होती है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया था कि हमें कम्यूटेड पेंशन जो आपको मिल रही है 1,40,000 उसकी हमें फुल वैल्यू निकालनी है। फुल वैल्यू कैसे निकालोगे? आपने 75% पेंशन कम्यूट करवाई थी, बस इसका उल्टा कर दो 100/75। ठीक है। जो भी परसेंट आपको दिया होगा उसका उल्टा करना है। 50% है तो 100/50, 40% है तो 100/40। अगर समझ लो यहाँ पे 2/3 लिखा है तो 3 समझ लो, जैसे 2/3 लिखा है
तो आप क्या करोगे, 3/2 कर दोगे। जस्ट आपको उल्टा करना है ताकि हम कम्यूटेड पेंशन का फुल वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, जैसे हमारी 1,40,000 कम्यूटेड पेंशन थी, 75% हमने कम्यूटेड करवाई थी, तो मैं 100/75 कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,86,667। ठीक है। स्टेप 2 होता है, अब हमने निकालनी है एग्जेम्प्टेड वैल्यू। एग्जेम्प्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने जो स्टेप 1 में आंसर निकाला है उसका 1/3 निकालना है। ठीक है, जो आपने स्टेप 1 में आंसर निकाला है उसका 1/3 निकालना है, जो कि 62,222 आता है। ठीक है। स्टेप 3 क्या आता है, जो आपको एक्चुअल में कम्यूटेड पेंशन मिली, आप उसमें से एग्जेम्प्टेड वैल्यू माइनस करेंगे, और एक्चुअल में आपको कितनी मिली थी, 1,40,000, और जो आपने स्टेप 2 में कैलकुलेशन किया है उससे माइनस कर दोगे, तो आपको इस अमाउंट पे टैक्स देना है। आई होप आपको समझ में आया। ये केस वो है यदि आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है। अब सेकंड केस चलते हैं, यदि आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं होती तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा। सबसे पहले आपको सेम वैसे ही फुल कम्यूटेड वैल्यू कम्यूटेड पेंशन की फुल वैल्यू निकालनी है। सेम 1,40,000 को आपको 100/75 करना है, तो आपके पास आ जाएगा ये 1,86,667। देन स्टेप 2 आपको एग्जेम्प्टेड वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होगा, जो आपने स्टेप 1 में आंसर निकाला है उसका हाफ। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 93,333। ठीक है, बस डिफरेंस पता क्या है कि यदि आपको ग्रेच्युटी मिलती है या आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। पहले वाले पॉइंट में क्या था, 1/3 था, इसमें 1/2 है। बस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि आपको ग्रेच्युटी मिलती है या ग्रेच्युटी नहीं मिलती। फिर क्या करना है स्टेप 3 में, जो आपको एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन मिला है जो कि 1,40,000 है, इसमें से आप माइनस करोगे जो आपने स्टेप 2 में रिसीव किया है, तो आपको इस पे टैक्स देना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है कि यदि देखो आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है, फिक्स्ड मनी देता है हर साल, या कोई सर्टेन मनी देता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, तो हम इसे एन्युटी कहते हैं। फिर से बता रही हूँ सिंपल भाषा में, जो फिक्स्ड मनी आपको मिले हर साल उसको हम एन्युटी कहते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर या आपका पास्ट एम्प्लॉयर, आपका पुराना एम्प्लॉयर या अभी जो आपका एम्प्लॉयर है, करंट एम्प्लॉयर है, आपको एन्युटी देता है या कोई ऐसे फिक्स सम ऑफ मनी देता है, तो वो टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, पर यदि आपको एन्युटी आपके एम्प्लॉयर से ना मिलकर किसी और से मिलती है, फॉर एग्जाम्पल LIC से मिलती है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया। सिंपल मतलब ये है एन्युटी का मतलब जो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है एवरी ईयर, हम उसे एन्युटी कहते हैं। यदि ये एम्प्लॉयर से मिलता है, चाहे आपका एम्प्लॉयर पुराना हो या नया हो, करंट हो, तो करंट एम्प्लॉयर हो या पास्ट एम्प्लॉयर हो, तो टैक्सेबल है वो अंडर सैलरी के अंतर्गत। और यदि आपको कोई और पर्सन देता है एम्प्लॉयर को छोड़ के, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कंसीडर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब वो पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, उसने जो पास सर्विस की है, जो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसने जो सर्विस रेंडर की है एम्प्लॉयर को, उसके अप्रिसिएशन के लिए, मतलब उसकी तारीफ पे या उसके जो उसने काम किया है उसको अप्रिशिएट करते हुए जो उसे पेमेंट मिलती है उसके एम्प्लॉयर से, उसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी जनरली रिटायरमेंट के दौरान ही मिलती है। ग्रेच्युटी जो होती है रिटायरमेंट के दौरान मिलती है। सेकंड ये है, कभी कभार फैमिली मेंबर्स को भी ग्रेच्युटी मिलती है या नॉमिनी को ग्रेच्युटी मिलती है इन केस यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब ग्रेच्युटी में भी आपको एग्जम्पशन मिलती है, आपको छूट मिलती है, जो आपको ग्रेच्युटी आपके एम्प्लॉयर से मिलती है आपको उसके अंतर्गत भी छूट मिलती है, पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के एम्प्लॉय हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है ग्रेच्युटी पे अंडर दी सेक्शन 1010I। ठीक है। पर यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपको एग्जम्पशन मिलेगी पर पार्टली मिलेगी, और इसके अंदर भी दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप कवर्ड होते हैं ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत, और सेकंड केस ये है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पर आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं कवर होते। तो आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। केस 1 ये है, यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होते हैं, तो इसका ग्रेच्युटी एग्जम्पशन का कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपको एक्चुअल में आपके एम्प्लॉयर ने कितनी ग्रेच्युटी दी। सेकेंड इज लिमिट सेट की गई है, स्टैट्यूटरी लिमिट है ये 20,000, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3,
आपकी जो लास्ट सैलरी थी, लास्ट सैलरी मतलब जो आपकी रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट सैलरी थी वो डिवाइडेड बाय 26 डेज, 26 डेज इसलिए कर रहे हैं, हमें यहाँ पे 15 दिन की सैलरी लेनी है। हम इसे 26 से डिवाइड करके एक दिन की सैलरी निकालेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल सर्विस रेंडर्ड इन ईयर्स, मतलब कि आपने कितनी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को दी है। ठीक है, ये रूल्स उनके लिए हैं जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होते हैं। फिर जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में जो आपका अमाउंट आता है उसमें से जो भी लीस्ट होगा उतनी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। पर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सैलरी की डेफिनेशन क्या है, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 सैलरी की डेफिनेशन क्या बोलता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस। सिर्फ दो चीजें आपको कंसीडर करनी है, बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस, और अदर टाइप के बोनस, कमीशन, पर्क्विजिट कुछ कंसीडर नहीं करना, सिर्फ दो चीजें कंसीडर करनी है, बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल सर्विस रेंडर्ड इन ईयर्स, यहाँ पे राउंड ऑफ करने का एक ऑप्शन होता है, यहाँ डबल एफ आएगा, सॉरी गलती हो गई, राउंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड। इसका मतलब क्या है, यदि आपने 6 मंथ या 6 महीने से ज्यादा काम किया है तो हम इसे एक ईयर कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझ लीजिए आपने टोटल सर्विस अपने एम्प्लॉयर को 9 साल 7 महीने दी है तो हम इसको 10 साल कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई। यदि आपका 6 महीने से ज्यादा या 6 महीने होता है तो हम उसे 1 ईयर कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, समझ लो आपने 22 साल 9 महीने सर्विस दी है, 22 साल 9 महीने सर्विस दी है तो आप कितना लोगे, 23 लोगे। यहाँ पे आप जो टोटल सर्विस लिखोगे तो आप वहां पे 23 लिखोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए आपने 10 साल 4 महीने सर्विस दी है, 10 साल 4 महीने सर्विस दी है तो इस केस में आप 11 ईयर्स नहीं लोगे क्योंकि ये लेस देन 6 मंथ है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स ही लोगे। समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। मिस्टर बी एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड का और वो 4 जनवरी 2021 को रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने सर्विस रेंडर की है 16 ईयर्स 11 मंथ्स, 16 ईयर्स 11 मंथ्स इन्होंने सर्विस रेंडर की है और बेसिक सैलरी उनकी 44,000 पर मंथ थी और डियरनेस अलाउंस उनकी 8,000 पर मंथ है। उन्होंने ग्रेचुटी रिसीव की है 6 लाख की और वो द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखोगे कि आपको एक्चुअल में ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 लाख है तो एक्चुअल में ग्रेचुटी 6 लाख लिखेंगे। सेकेंड स्टेप ये है, स्टैट्यूटरी लिमिट जो सरकार ने इनकम टैक्स के अंतर्गत लागू कर रखी है वो है 20 लाख, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। स्टेप 3, इसमें आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। पहले आता है सैलरी, पीछे मैंने आपको सैलरी की डेफिनेशन क्या बताई थी, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो उनकी जो लास्ट सैलरी थी वो थी 44,000 जो यहाँ पे गिवन है और 8,000 डीएनएस अलाउंस ये भी गिवन है। तो मेरे पास टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 52,000 और मैं इस 52,000 को यहाँ लिख दूंगी। डिवाइडेड बाय 26 डेज, तो मैंने यहाँ 26 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 15 डेज, यहाँ पे मैंने 15 किया। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि आपने सर्विस कितनी रेंडर्ड की। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि 16 ईयर्स और 11 मंथ्स आपने सर्विस रेंडर की है तो मैं यहाँ पे 17 कंसीडर करूंगी, 16 कंसीडर नहीं करूंगी। हम ये 6 महीने 11 मंथ जो है 6 महीने से ज्यादा है तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट 1 ईयर मान लूंगी। तो 16 प्लस 1 हो जाएगा जो कि मेरा हो जाएगा 17 ईयर्स। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 17 ईयर्स लिया तो कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर आता है 5,10,000। फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि एग्जाम्पशन जो मिलती है लीस्ट होगा स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 का। यहाँ पे आपको लीस्ट कौन सा लग रहा है, 6 लाख, 20 लाख और 5,10,000 में से सबसे कम क्या है 5,10,000, इतनी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। जब आप टैक्स स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप सबसे पहले दिखाएंगे कि आपको ग्रेचुटी 6 लाख की मिली है, आप माइनस करेंगे उसमें से 5,10,000 और आपको 90,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये केस ये था जब आपको ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होते हो। नेक्स्ट आता है कि आप नॉन गवर्नमेंट, केस 2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने केस 1 लिख दिया, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 क्या कहता है, यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर नहीं होते हो तो इसकी कैलकुलेशन कैसी है। इसके स्टेप 1, स्टेप 2 बिल्कुल वही वाले हैं जो मैंने पीछे बताए थे। आपको एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई है, नेक्स्ट है जो स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख। स्टेप 3 यहाँ पे अलग है प्रीवियस वाले से। आपको निकालनी होगी सबसे पहले एवरेज सैलरी।
एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, आपको लास्ट रिटायरमेंट से पहले आपको लास्ट 10 महीने की सैलरी कंसिडर करनी है और उसको 10 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया एवरेज सैलरी कैसे निकालने हैं। रिटायरमेंट से पहले आपको 10 महीने की सैलरी कंसिडर करनी है, डिवाइड करना है 10 से, तो आपके पास एवरेज सैलरी आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, देन मल्टीप्लाई बाय आपने कितनी सर्विस रेंडर्ड की है। पर यहाँ पे सर्विस रेंडर की डेफिनेशन प्रीवियस वाले केस से अलग है। कैसे है, देखिए यहाँ पे हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। जैसे पीछे मैंने बताया था 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसे 1 ईयर कंसीडर कर लेते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, 9 समझ लीजिए आपने सर्विस रेंडर की है 9 ईयर्स 7 मंथ्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर ही कंसीडर करेंगे, 7 मंथ्स कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे ये 6 महीने से कम हो या 6 महीने से ज्यादा हो। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपने सर्विस रेंडर की है 10 ईयर्स 4 मंथ्स की, आप 10 ईयर ही कंसीडर करोगे, ठीक है। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन पीछे वाली सैलरी की डेफिनेशन से अलग है। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी लेते हैं पर डीएनएस अलाउंस लेते हैं, पर डीएनएस अलाउंस की तब आप कंसीडर करोगे यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है या फिर इसे रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जा रहा है, तभी डीएनएस अलाउंस कंसीडर करना, अदरवाइज मत करना। यहाँ पे हम कमीशन भी ऐड कर सकते हैं, प्रीवियस वाले केस में कमीशन ऐड नहीं कर सकते थे, पर कमीशन ऐड तभी करनी है जब क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो कि फिक्स परसेंटेज ऑफ अ टर्नओवर अचीव बाय द एम्प्लॉय। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम मैंने एग्जाम्पल लिया है पर इस केस के साथ कि वो कवर नहीं करता पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, ठीक है। तो उसने सर्विस मिस्टर बी ने सर्विस रेंडर की है 16 साल 11 मंथ। अब यहाँ पे मैं 17 नहीं लूंगी, मैं 16 ही लूंगी क्योंकि ये रूल है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी बेसिक सैलरी 44,000 है, डीएनएस अलाउंस 8,000 है, ग्रेजुटी आपको 6 लाख रिसीव हो रही है। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है विच इज 40,000, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको एक्चुअल स्टेप 1 आपको एक्चुअल ग्रेजुटी कितनी रिसीव हुई है, 6 लाख क्वेश्चन में गिवन है। देन स्टेप 2 स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, ठीक है। स्टेप 3 में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप एवरेज सैलरी लोगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको रिटायरमेंट से पहले 10 महीने की सैलरी लेनी है, फिर उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। और सैलरी की डेफिनेशन हमेशा याद रखना इस केस में कि सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। यदि क्वेश्चन कहता है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या फिर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है तभी लेना है, प्लस कमीशन उस लाइन के साथ कि ये फिक्स परसेंटेज है टर्नओवर का जो कि एम्प्लॉय ने रिसीव किया, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर एक मिनट, मैंने एवरेज सैलरी को यहाँ 40,000 लिख दिया है, फिर इसका हाफ करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे कि आपने कितनी सर्विस रेंडर की है। तो मिस्टर बी ने यहाँ पे 16 साल 11 मंथ की है, पर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 कंसिडर करेंगे, 17 कंसिडर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, यही ही डिफरेंस है यदि आप ग्रेचुटी 1972 के अंतर्गत कवर होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसका आंसर आता है 3,20,000। फिर इसमें भी तीनों का लीस्ट लेना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 का लीस्ट लेना है। इसमें लीस्ट कौन सा है, 3,20,000। आप टैक्स स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे, पहले आप दिखाओगे कि आपको 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है, आप माइनस करोगे इतनी एग्जाम्पशन, तो आपको सिर्फ 2,80,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि यदि एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होता है और या फिर वो कवर नहीं होता, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। देखिए, ग्रेचुटी यदि आपको यदि आपको एम्प्लॉयर आपकी ग्रेचुटी देता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, तब आप ग्रेचुटी पे एग्जाम्पशन ले सकते हैं। पर जब यहाँ पे आपको किसी केस में आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है पर वहां पे कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? फिर से बोल रही हूँ, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, ग्रेचुटी मिलती है तो एग्जाम्पशन मिलेगी। यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर आपको यदि ग्रेचुटी किसी और सोर्स से मिलती है तो फिर आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बताया है। समझ लीजिए LIC जो है अपने एजेंट्स को ग्रेचुटी देता है तो उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती है क्योंकि कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन LIC एंड एजेंट्स में, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कॉमर्सिफिकेशन चैनल को। इसका पार्ट 3 नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है इसलिए मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में बनानी पड़ती है।
आई होप आप मेरे काम को पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।